नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हिंदी के प्रयोगधर्मिता के स्तर पर जो विविध प्रयोग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी का प्रयोग इस बात को इंगित करता है कि हिंदी व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के राष्ट्रीय समाचार पत्र को अगर हम उठाएं तो देख सकते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है, उसमें एक ही समाचार पत्र में हिंदी के विविध रूप हम देखते हैं। जैसे यानी कि आपराधिक समाचार पत्र का एक रूप है तो वहाँ उसका शब्द, मुहावरा, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति कौशल ये सब बदल रहे हैं। इसी प्रकार शैक्षिक सांस्कृतिक समाचारों का रूप है तो वहाँ भाषा का रूप बदल रहा है और वह भी हिंदी है। लेकिन हिंदी के दूसरे तीसरे रूप को हम देख सकते हैं। इसी तरह हम खेलों की भाषा लें, बाजार भाव की भाषा लें, शेयर मार्केट की भाषा लें और जो संपादकीय भाग है उसकी भाषा, इन सब की अलग अलग भाषा शैली को हम देखते हैं। तो विज्ञापनों की जो भाषा है उनका जो वर्गीकरण है, जैसे बच्चों के लिए विज्ञापन अलग होता है, महिलाओं के लिए विज्ञापन है, कृषकों के लिए, बेरोजगारों के लिए विज्ञापन, अविवाहितों के लिए विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, खरीद फरोख्त के विज्ञापन, खोने पाने के विज्ञापन, जीवन मरण के विज्ञापन, ऐसे कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं। तो भाषा प्रयोगधर्मी होते ही अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती रहती है। तो यह उसकी संदर्भ सापेक्ष आवश्यकता और अपेक्षा भी होती है। इन सब के साथ साथ हिंदी भाषा को व्यापक स्तर पर जब हम देखते हैं तो वह हिंदी भी अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। जैसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हमारे समक्ष आती है, जिससे हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं। संविधान में उसकी चर्चा की गई है, यानी अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देशवासियों को जोड़ने का, विचार विनिमय का, संपर्क का माध्यम वह बनती है। तो राष्ट्रभाषा की भी अपनी विशेषताएं हैं। पूरे राष्ट्र में जिस भाषा के प्रयोग बाहुल्य को देखा जाता है, प्रचुर मात्रा में उसकी प्रयोगधर्मिता को देखा जा सकता है। तो राजभाषा के रूप में कार्यालय भाषा को देखा जा सकता है, राजकाज की भाषा केंद्र और राज्य सरकार की भाषा है, वो भी क्या है? हिंदी, जिसको स्पेसिफिक पर्पज कहते हैं। जैसे प्रयोजन मूलक जो भाषा है, तो हिंदी देश से बाहर जाती है तो वह विश्व भाषा के रूप में बाहर आती है, और हिंदी जब परिनिष्ठित हो जाती है, विकासशील होते होते प्रयोग बाहुल्य के कारण परिष्कृत रूप में वह बाहर आती है। तो समस्त रूपों में उसका विकास जो है दिखाई पड़ता है। फिर हम कह सकते हैं उपबोली। तो उपबोली क्या है? बोली, उपभाषा और भाषा। तो उपबोली, बोली, उपभाषा, भाषा, फिर परिनिष्ठित भाषा। तो उसका जो विकास है या इस क्रम में वह विकसित होती चली जाती है। उसके बाद तो राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है राष्ट्र की भाषा, अर्थात राष्ट्र जो है जिस भाषा का प्रयोग करता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो पूरे भारत में इसका प्रयोग बाहुल्य है। हालांकि संवैधानिक रूप से ये राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्र की भाषा तो हम कह सकते हैं। और राष्ट्र की भाषाओं में हम उन 22 भाषाओं की चर्चा भी हम करते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। उपबोली से विकसित होती हुई कोई भाषा जब आदर्श भाषा बन जाती है तब वह मानक भाषा बन जाती है।
तो राजभाषा संबंधी कुछ प्रावधान भी हुए। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक और अनुच्छेद 345 के अंतर्गत उसे राज्य की राजभाषा बनाया गया। प्रगति, प्रोन्नति और उन्नति करते करते भारत के या देश के व्यापक क्षेत्र में उसका प्रयोग बढ़ जाता है, लिखित और मौखिक रूप में। तो पूरे राष्ट्र में समस्त भाषाभाषी समुदाय, अन्य हिंदी इतर भाषा भाषी समुदाय भी उस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों में करने लगते हैं। तो ये उनकी आवश्यकता बन जाती है। अगर उत्तर पूर्व भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग अपने क्षेत्र से बाहर आएंगे तो उनका संपर्क जो है अन्य क्षेत्रों से नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें दूसरी भाषा, तीसरी भाषा इसका भी अध्ययन या बोध करना पड़ता है। तो इस आधार पर जो भाषा सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होती है या अखिल भारतीय स्तर पर, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और इस दृष्टि से हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि हम व्यापार में, विचार विनिमय में, मीडिया में हम उस भाषा के अनेक रूपों में उसके रूप देख सकते हैं। तो संविधान की धारा 342 से 347 के मध्य हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया। फिर एक राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। तो राजभाषा क्या है कि किसी भाषा को साहित्य, शिक्षा और संपर्क भाषा के रूप में जब अपना लिया जाता है तो वह राजकाज की भाषा बन जाती है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी घोषित किया गया था और पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय निश्चित किया गया था। फिर 1963 में जब भाषाई दंगे हुए तो संसद में एक राजभाषा विधेयक पारित किया गया, जिसके आगे चलकर सन 1973 और 1983 में 2 बार संशोधन भी किए गए। लेकिन राजनीति के कारण अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल, ये सब उसके दायरे में आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन 1953 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं रचनात्मक या मानक भाषा के रूप में। तो शिक्षित वर्ग की भाषा, उसके बाद साहित्य सृजन भी जब उसमें होने लगता है तो उसको रचनात्मक भाषा कहते हैं। ये कब से कौड़, जैसे खड़ी बोली मेरठ के आसपास बिजनौर की भाषा थी और खड़ी बोली का शब्द भंडार और व्याकरण निर्मित हो जाने पर ये एक मानक भाषा बन गई। तो साहित्य, शिक्षा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाएं आदि में हिंदी मानक के भाषा के रूप में है। फिर 11वीं सदी में हिंदी के आविर्भाव से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विकास परंपरा को हम 3 सोपानों में बांट सकते हैं, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के आरंभ में 13वीं सदी तक भारत में जिन लोक बोलियों का प्रयोग होता था वो प्राय संस्कृत की उत्तराधिकारिणी प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई थी और कहीं उन्हें देशी भाषा कहा गया था, कहीं अवहट तो कहीं डिंगल पिंगल। उसके बाद हम उसी क्रम में रचनात्मक भाषा के बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। तो एक भाषाभाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क या जनभाषा कहते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में हिंदी का उपयोग जो है संपर्क भाषा के रूप में होता है। उसके बाद द्वितीय भाषा तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात
इनमें हिंदी को द्वितीय रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा का काम करती है। फिर जो भारत का जो संविधान है, उसमें संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से है हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, संस्कृत, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली और सिंधी। ये सब जो 22 भाषाएं हैं, उनको संविधान की 8वीं सूची में मान्यता दी गई है। उसके बाद हम इन भाषा के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये इन शब्दों को देखें व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद हैं उसके अंतर्गत। तो तत्सम शब्द तो वे होते हैं तो जो संस्कृत के समान हैं। तो तत्सम शब्द वे जो तत् प्लस सम, मतलब उस संस्कृत के समान, तो वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द के समान हैं और हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आलस्य, कार्य, ग्रह, चंद्र। उसके बाद तद्भव, तो उस संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द वे हैं जिनका मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा में घिसपिट करके बदल गया। जैसे आलस्य का आलस, कांच का कार, ग्रह का घर और चंद्र का चांद हो गया। फिर अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी, ये जो हिंदी की परंपरा से भिन्न हैं, वह सब जो है अन्य देश की भाषा के जो शब्द हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का जो उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है विज्ञान और तकनीक से संबंधित जो उसकी दुरूह पारिभाषिक शब्दावली है। तो वास्तव में कोई शब्द सरल या कठिन नहीं होता है। शब्द या तो परिचित होता है या अपरिचित होता है। तो परिचित शब्द मतलब जो प्रचलित शब्द हैं वो आसान लगता है, इसके विपरीत जो अपरिचित शब्द हैं वो कठिन लगता है। तो भौतिक, रसायन, गणित, विधि, अंतरिक्ष, कंप्यूटर और मानविकी, इनसे संबंधित जो शब्द हैं उनका निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने किया है, किंतु जो समस्या है उनके प्रचलन की है। तो विशुद्ध विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये जो पारिभाषिक शब्द हैं वो प्रचलित नहीं थे, इसलिए वो कठिन लगते हैं, उचित मात्रा में वो प्रचलित नहीं हो पाए। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो उनकी शब्दावली है उसको विषय वस्तु और संदर्भ के अनुसार अधिक मात्रा में प्रचलित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसकी दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो यह है कि अनुवाद के रूप के कारण उसकी जो संरचना है उसकी क्लिष्टता बढ़ जाती है। तो अनुवाद प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख तत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जब प्रस्फुटन हुआ और विकास हुआ तो ये सब क्या है, पश्चिम की देन है जो भारत में आयातित होकर आई। तो इन ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो यूरोप की भाषाओं में विद्यमान थे, जो परिस्थितियों के कारण या उस युग की आवश्यकता के अनुसार हिंदी में अनुवाद के रूप में लाए गए। इसी के साथ भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने के बाद हिंदी सरकारी प्रशासन की भाषा बनी और उन दायित्वों से गुजरी जिससे पहले वह कभी नहीं गुजरी थी। भारतवर्ष में हिंदी पहले कभी भी राजकाज की भाषा नहीं थी। मुगलों के काल में उर्दू और अरबी फारसी प्रशासन की भाषा रही। ब्रिटिश शासन काल में लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजी ही प्रशासन की भाषा रही। ऐसी स्थिति में हिंदी कार्यालय और प्रशासन की भाषा बनी। अतः इस प्रकार उसे प्रशासनिक स्तर पर अभिव्यक्ति और प्रयुक्ति के लिए अनुवाद का ही एकमात्र सहारा लेना पड़ा। फिर राजभाषा अधिनियम 1965 ने लगभग हिंदी को पूर्ण रूप से अनुवाद पर आश्रित रख दिया। जैसे प्रशासनिक कार्य, प्रतिवेदन, प्रविधि, साहित्य, उनका अनुवाद वे लोग अनुवादक करने लगे जिन्हें इन क्षेत्रों की विधियों का सूक्ष्म ज्ञान और अनुभव नहीं था। उसका परिणाम ये हुआ कि पुस्तकीय अनुवाद के क्लिष्ट या अटपटे नमूने उभर कर आने लगे, जिसके कारण प्रयोजन मूलक हिंदी को
बहुत बड़ा आघात लगा। फिर विधि, भौतिकी, रसायन, गणित, अंतरिक्ष, दूरसंचार, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी और कुछ ऐसे ग्रंथ उनके अंग्रेजी से हिंदी में किए गए अनुवाद के कारण उसकी भाषिक संरचना में भी दुरूहता आई और प्रयोजनमूलक हिंदी जो है उस पर आरोप लगने लगा कि उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के ज्ञान क्षेत्र को अभिव्यक्त करने की क्षमता कम होने लगी है। तो ये जो आरोप थे वो एकदम निराधार थे, तर्क रहित थे और अनुवादी रूप के कारण भाषा का गठन और शब्दावली प्रयुक्ति में अधिक क्लिष्टता दिखाई देती है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए इस बात की आवश्यकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ग्रंथों का निर्माण ही मूल रूप से हिंदी में किया जाना चाहिए, ताकि मूल सोच हिंदी में होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति भी अपने आप ही प्रवाहमान होगी, सरल होगी और भाषाई अटपटापन दूर होगा। यदि ऐसे ग्रंथों का अनुवाद करना पड़े तो भाषा की संरचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार हो तथा विज्ञान के सूत्रों आदि का अनुवाद करने की बजाय उन्हें मूल रूप से लिप्यांतरण करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जहाँ तक कार्यालय कामकाज का प्रश्न है और मूल सोच और विचार हिंदी में हो, अनुवाद की स्थिति में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए और हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत तीसरी समस्या जो है वो यह है कि उसकी नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण और जो नई प्रयुक्तियाँ हैं, जो रजिस्टर है, वो प्रयुक्तियाँ बनाने संबंधी। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रवृत्ति प्रयोगशील तथा प्रक्रिया जो है वो विकासशील है और इस विकास प्रक्रिया में विषय, संदर्भ और आवश्यकता अनुसार नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन ऐसी शब्दावली को केवल कोश ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रख करके उसके प्रचलन को अधिक महत्व मिले, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। तो प्रयोजनमूलक हिंदी विकासमान स्थिति में है। जीवन के सामाजिक, मानविकी, तंत्र ज्ञान, कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अभी भी ऐसे अनेक अत्याधुनिक ज्ञान क्षेत्र मौजूद हैं जिनके प्रयोग के लिए प्रयुक्ति निर्मित होनी बाकी है। तो विषयगत स्थिति, संदर्भ और जरूरत के अनुसार ऐसे रजिस्टर तैयार करके उन्हें व्यवहार योग्य बनाया जा सकता है। तो आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। भाषा प्रकार्य है, उसके अनुसार अनेक रूप और भेद होते हैं उसके। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के मुख्य रूप से हम 7 भेद मान सकते हैं। एक साहित्यिक हिंदी, दूसरी कार्यालय हिंदी, तीसरी सामाजिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि और कानून के कार्यों की संबंधी हिंदी, जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी और विज्ञान और तकनीक की हिंदी। तो जहाँ तक सामाजिकता का प्रश्न है तो हिंदी की प्रयोजनमूलकता जो मूल रूप से है उसमें सामाजिक गुण या विशेषता है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से है और प्रयोजनमूलक हिंदी के निर्माण और परिचालन का संबंध समाज और उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयुक्ति स्तर तथा भाषा रूप जो है प्रयोग में आते हैं। और इतना ही नहीं, सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर्निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्तिपरक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। और प्रयोजनमूलक हिंदी की एक और विशेषता उसकी वैज्ञानिकता भी है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी प्रायोगिक अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। किसी भी विषय के तर्कसंगत कार्य कारण भाव से युक्त जो विशिष्ट ज्ञान है उस पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क और कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित करके रूपायित करती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की अध्ययन और विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की
विश्लेषण और अध्ययन प्रक्रिया से भी अधिक निकटता रखती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के सिद्धांतों और प्रयुक्ति में कार्य कारण भाव की नित्यता भी दिखाई देती है, जिसे किसी भी विज्ञान का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रयोगधर्मिता के स्तर पर हिंदी भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया और उसी क्रम में राजभाषा, राष्ट्रभाषा और रचनात्मक भाषा हिंदी के बारे में भी अध्ययन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।